अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फाइक। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 26 अप्रैल 1986 रात 1:23 का वक्त था जब चेरनोबिल पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 का रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और यहाँ पर एक वर्कर इमरजेंसी स्टॉप बटन प्रेस करता है। लेकिन इस इमरजेंसी स्टॉप बटन प्रेस करने के थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर न्यूक्लियर मटीरियल सराउंडिंग में फैल जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इससे निकलने वाली रेडियो एक्टिव वेव्स 400 हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से निकलने वाली रेडियो एक्टिव वेव से भी ज़्यादा थी। In a nuclear accident near the Soviet Union at the Nobles Reactor 4, the scene of the total meltdown. That explosion at a nuclear plant in the Soviet Union. Nuclear reactor at Ukraine's Chernobyl power plant. Of explosions powerful enough to blow up the steel, concrete, lead. दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद सोवियत यूनियन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग गया था अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका के इस्तेमाल किए गए न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बाद सोवियत यूनियन अब काफ़ी परेशान था कि उसको भी न्यूक्लियर पावर डेवलप करनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिए। इन्हीं में से एक था व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसे आज हम चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये पावर प्लांट चेरनोबिल शहर के करीब 16 किलोमीटर दूर ही बना था, इसीलिए ये नाम ज़्यादा मशहूर हो गया। चेरनोबिल का ये पावर प्लांट सोवियत के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से एक था। और अगर इस पावर प्लांट के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें 4 रिएक्टर्स मौजूद थे। इन 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स का डिज़ाइन RMBK 1000 डिज़ाइन था। 1970 में बनने वाले इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का मकसद था इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। इस पावर प्लांट में मौजूद हर एक रिएक्टर तकरीबन 1000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता था। यानी आज के टाइम पे ये अराउंड यूक्रेन की 10% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता था। दोस्तों, साइंटिफिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तरीका ये है कि 2 मैग्नेट्स के दरमियान अगर मेटालिक कॉइल को घुमाया जाए तो मेटालिक कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इस कॉइल को घुमाने के लिए इसके एंड पर एक टरबाइन लगा दिया जाता है। उस टरबाइन को आप एक फ़ैन की तरह समझ सकते हैं, एक पंखे की तरह, जिसको घुमाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर पानी के फ़्लो के ज़रिए इस पंखे को घुमाया जाता है। विंड पावर के अंदर हवा के ज़रिए इस पंखों को घुमाया जाता है। थर्मल पावर प्लांट के अंदर पानी को गर्म किया जाता है और उससे पैदा होने वाली स्टीम के ज़रिए घुमाया जाता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर भी पानी को गर्म करके स्टीम बनाया जाता है और उस स्टीम से इस पंखे को घुमाया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी को कैसे गर्म किया जाता है, इसके लिए हमें न्यूक्लियर फिशन को स्टडी करना होगा। असल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर फिशन की जाती है। न्यूक्लियर फिशन के अंदर यूरेनियम के न्यूक्लियस को एक न्यूट्रॉन से स्ट्राइक किया जाता है। जैसे ही न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है तो यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट जाता है और इसमें से 2 प्रोडक्ट्स बेरियम और क्रिप्टॉन निकलते हैं। इसके साथ साथ 3 इजाफी न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और हर एक न्यूट्रॉन मज़ीद यूरेनियम के न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है और हर न्यूक्लियस में से मज़ीद 3 न्यूट्रॉन्स निकलते जाते हैं। इसको कहते हैं चेन रिएक्शन और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट को इस्तेमाल किया जाता है पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए और ये स्टीम आगे टरबाइंस में इस्तेमाल होती है। इस पानी को सिर्फ स्टीम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए एक कूलेंट की तरह भी काम करता है, क्योंकि एक्सेसिव हीट की वजह से रिएक्टर मेल्ट कर सकता है और इसकी वजह से कोई ब्लास्ट हो सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर पानी को पहुंचाने के लिए वाटर पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है और यही सब चेरनोबिल के पावर प्लांट में भी हो रहा था। पास की एक लेक से पानी को लाया जाता और उसको एज अ कूलेंट और स्टीम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। यहाँ पर एक छोटा सा मसला ये भी था कि पावर कट के केसेस के अंदर जब वाटर पंप्स बंद हो जाएंगे तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि अगर कूलेंट की तरह पानी ने काम ना किया तो कुछ ही देर के अंदर रिएक्टर मेल्ट कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन बन सकती थी। इसको कवर करने के लिए चेरनोबिल के पावर प्लांट के अंदर बैकअप डीजल जनरेटर्स मौजूद थे, लेकिन इन जनरेटर्स को चलाने के लिए भी 1 से 2 मिनट का वक्फा चाहिए था। इस 1 से 2 मिनट के टाइम को कवर करने के लिए इंजीनियर्स क्लेम करते हैं कि पावर कट के केस के अंदर पावर प्लांट के अंदर ऑलरेडी कुछ स्टीम मौजूद होगी। इस स्टीम को इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में और इस इलेक्ट्रिसिटी को वाटर पंप्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए चारों रिएक्टर्स के अंदर सेफ्टी टेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए। पहले, दूसरे और तीसरे रिएक्टर में ये सेफ्टी टेस्ट काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहे, लेकिन चौथे रिएक्टर में ये सेफ्टी टेस्ट नाकाम रहे, इसीलिए इनको बार बार टेस्ट किया जाने लगा। इसीलिए 25 अप्रैल की रात को और 26 अप्रैल की सुबह के दरमियान रिएक्टर नंबर 4 के अंदर सेफ्टी टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया। स्टोरी में आगे जाने से पहले थोड़ा सा जूम इन करते हैं और देखते हैं RMBK 1000 न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता था। इस न्यूक्लियर चेंबर में मौजूद 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। सबसे पहला फ्यूल रॉड। फ्यूल रॉड के अंदर यूरेनियम डाइऑक्साइड मौजूद था।
इस यूरेनियम डाइऑक्साइड के कंपाउंड में यूरेनियम 235 के एटम्स थे। इन एटम्स के साथ उसी तरीके से न्यूट्रॉन्स को रिएक्ट करवाया जाता था और न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन को स्टार्ट करवाया जाता था। इसके साथ दूसरी चीज़ थी कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स बोरॉन के बने हुए रॉड्स थे। बोरॉन एक एलिमेंट है जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। अब इन कंट्रोल रॉड्स को बनाया जाता था कि इन केस न्यूक्लियर रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल जाए तो बोरॉन रॉड्स को चेंबर में इंसर्ट कर दिया जाए और वो एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लें, ताकि यूरेनियम के साथ इनका कांटेक्ट ना हो और न्यूक्लियर फिशन को स्लो डाउन कर दिया जाए। और तीसरी चीज़ मॉडरेटर्स, जो कि ग्रेफाइट ब्लॉक्स थे। ग्रेफाइट का यहाँ पर काम ये था कि न्यूट्रॉन्स की पावर को एब्जॉर्ब करना और इनको स्लो डाउन करना, ताकि न्यूट्रॉन और यूरेनियम के दरमियान ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हो सके और न्यूक्लियर फिशन को स्पीड अप किया जा सके। क्योंकि ओरिजिनली न्यूट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा पावर में होते हैं और ये एक्सेसिवली कंटेनर की वॉल्स के साथ ही कोलाइड करते रहते हैं। न्यूट्रॉन के साथ कांटेक्ट काफ़ी कम होता है। इसी बात को इंश्योर करने के लिए मॉडरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। 25 अप्रैल रात 11:10 का वक्त था जब वर्कर्स ने सेफ्टी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। रिएक्टर को टेस्ट करने के लिए इससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को कम किया जाना था। इस वक्त रिएक्टर 1600 मेगाहर्ट्ज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था और टेस्टिंग के लिए इसको 700 मेगाहर्ट्ज़ तक लेके आना था। जैसे ही कंट्रोल रॉड्स को चेंबर में इंसर्ट किया जाता है तो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये पावर प्रोडक्शन 700 मेगाहर्ट्ज़ के बजाय इससे भी ज़्यादा नीचे 20 मेगाहर्ट्ज़ तक चली जाती है। अब ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देखकर सब शॉक हो जाते हैं। दोस्तों, इस अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप की वजह ये थी कि रिएक्टर में एक बाय प्रोडक्ट जीनॉन भी बनता है। जीनॉन एक गैस है जो न्यूट्रॉन्स को बोरॉन की तरह एब्जॉर्ब कर सकती है। इवेंचुअली जीनॉन बर्न आउट कर देती है और ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, लेकिन इस रिएक्टर के अंदर जीनॉन काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से बोरॉन के साथ साथ जीनॉन भी न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते जा रहे थे और रिएक्शन अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। इस पावर आउटपुट को देखते हुए वहाँ पर मौजूद सुपरवाइज़र एनाटली अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि चेंबर में से बोरॉन रॉड्स को निकाल लिया जाए, और ऐसा ही होता है। वर्कर्स तमाम बोरॉन रॉड्स को निकालना शुरू कर देते हैं। 211 कंट्रोल रॉड्स में से सिर्फ 8 को रिएक्टर में रहने दिया जाता है। अब ये बात सेफ्टी रूल्स के खिलाफ थी, क्योंकि सेफ्टी रूल्स के मुताबिक एनी कंडीशन रिएक्टर में 15 कंट्रोल रॉड्स मौजूद रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ 8 मौजूद थे। जैसे ही इन कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकाला गया, जीनॉन गैस भी बर्न आउट कर गई, यानी कि अब बोरॉन रॉड्स भी अवेलेबल नहीं थे और ना ही जीनॉन गैस अवेलेबल थी जो कंट्रोल कर सकती रिएक्शन को, और रिएक्शन अनएक्सपेक्टेडली बहुत तेज़ हो जाता है। रात 1:19 का वक्त था। अब रिएक्शन बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ तक कि जो पानी कूलेंट की तरह काम कर रहा था वो भी स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था। इसकी वजह से टरबाइन्स बहुत तेज़ी से घूमना शुरू करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 3300 मेगाहर्ट्ज़ तक पहुँच जाती है, क्योंकि कूलेंट की तरह एक्ट करने वाला पानी भी अब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था। इसकी वजह से टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, रिएक्टर शेक करना स्टार्ट कर देता है और ये शॉक वेव्स पूरे पावर प्लांट में मौजूद लोगों को महसूस हो। ये वो वक्त था 26 अप्रैल रात 1:23 जब इनमें से एक वर्कर इमरजेंसी स्टॉप बटन दबा देता है। बज़ाहिर यही एक हल रह गया था इस चीज़ को रोकने का, लेकिन यहाँ एक छोटा सा मसला था। RMB के 1000 डिज़ाइन के अंदर जो मौजूद कंट्रोल रॉड्स थे, इनकी टिप्स ग्रेफाइट की बनी थी, यानी जैसे ही इमरजेंसी स्टॉप बटन प्रेस किया गया और कंट्रोल रॉड्स चेंबर के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं तो सबसे पहले न्यूट्रॉन्स का कांटेक्ट होता है ग्रेफाइट के साथ और रिएक्शन मजीद तेज़ हो जाता है। पहले ही रिएक्शन बहुत तेज़ था और अब ये रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस पैदा होती है। इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि रिएक्टर पर मौजूद 1000 टन की लिड शेक करना स्टार्ट कर देती है और बटन प्रेस करने के 6 से 8 सेकेंड के दौरान एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये 1000 टन की लिड हवा में उछल जाती है। इसी के 2 से 3 सेकंड के बाद एक और ब्लास्ट होता है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा तादाद में न्यूक्लियर मटेरियल हवा में फैल जाता है। इस इंसिडेंट का पता लगते ही फायर फाइटर्स की टीम वहाँ पहुँचती है और आग पर काबू पाने की कोशिश करती है, लेकिन ये आग ग्रेफाइट से लगी आग होती है जिसको बुझाना आसान नहीं होता। तकरीबन 10 दिन फायर फाइटर्स को लग जाते हैं इस आग को बुझाने में और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स के थ्रू हज़ारों टन के अंदर क्ले, सैंड, बोरॉन और लेड को फेंका जाता है रिएक्टर के ऊपर ताकि यहाँ पर रेडिएशंस को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पर काम करने वाले फायर फाइटर्स को ज़्यादा रेडिएशंस के बारे में पता नहीं था, इसीलिए इनको कुछ ही दिन के बाद फटीग और रेडिएशन सिकनेस पैदा हो जाती है। रेडिएशन सिकनेस दोस्तों एक्सेसिव रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से होती है और इनमें से कई फायर फाइटर्स कुछ हफ्तों या महीनों के बाद मारे जाते हैं। लेकिन मसला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि रिएक्टर की बेस अब क्रैक करती जा रही थी और इस बेस के नीचे रेडियो एक्टिव वाटर रिजर्वायर मौजूद था। यहाँ पर वो पानी कलेक्ट होता था जो चेंबर में गुजर जाता था। अगर रिएक्टर की कोर मेल्ट कर जाती तो यहाँ पर
एक तीसरा बड़ा धमाका हो सकता था, और ये धमाका बाकी 2 धमाकों की निस्बत बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की वजह से मिलियंस ऑफ सिविलियंस मारे जा सकते थे और तकरीबन कहा जाता है 5 लाख साल तक यूरोप इनहैबिटेंट रह जाता। इस इंसिडेंट को देखते सोवियत यूनियन नहीं चाहता था कि बाकी यूरोप तक इसकी खबर फैले, तो इसीलिए पहले तो वो इस चीज़ को कवर करते रहे। लेकिन जैसे ही इन ब्लास्ट से पहुंचने वाली रेडियो एक्टिव डस्ट स्वीडन के रेडार्स में डिटेक्ट होती है, तो सोवियत यूनियन को इस बात का कन्फेस करना ही पड़ता है। 28 अप्रैल 1986 को सोवियत यूनियन ऑफिशियली इस ब्लास्ट को कन्फेस करता है और लोगों को इसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करता है। इस पावर प्लांट के 30 किलोमीटर के रेडियस तक एक बाउंड्री बना दी जाती है और यहाँ पर लोगों का आना मना कर दिया जाता है। इनिशियली सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट रोबोट्स का इस्तेमाल करती है ताकि रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को इकट्ठा किया जा सके और उनको किसी एक जगह पे कंटेन किया जा सके। लेकिन जैसे ही ये रोबोट्स रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के पास जाते हैं तो ये काम करना छोड़ देते। इस सब को देखते अब सोवियत यूनियन कुछ लोगों को एम्प्लॉय करती है जिन्हें हम लिक्विडेटर्स के नाम से जानते हैं। तकरीबन 2 लाख लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है जो मुख्तलिफ शिफ्ट्स में काम करते हैं और लेड सूट्स पहनकर इन मटेरियल्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर बात करें उस तीसरे ब्लास्ट के बारे में, यहाँ पर ज़रूरी ये था कि रिएक्टर की बेस के नीचे मौजूद वाटर रिजर्वायर को किसी तरीके से खाली किया जा सके, और इसका एक ही तरीका था। वाटर रिजर्वायर के अंदर एक वाल्व था जिसको ओपन किया जाता और ये वाटर रिलीज़ कर दिया जाता। अब वहाँ तक जाना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है हमारे 3 हीरोज़ की। ये तीनों हीरोज़ अब एग्री करते हैं कि हम वाटर रिजर्वायर में जाएंगे और वहाँ से इस पानी को ड्रेन आउट करेंगे। 4 मई 1986 ये तीनों हीरोज़ सिंपल डाइविंग गियर पहनकर वाटर रिजर्वायर के अंदर जाते हैं और वहाँ के सारे पानी को ड्रेन आउट करते हैं। अब ये एक बहुत रिस्की काम था, यहाँ पर इन तीनों की मौत भी हो सकती थी रेडिएशन सिकनेस की वजह से, लेकिन फिर भी ये काम सक्सेसफुल रहता है और ये वाटर ड्रेन आउट करके आ जाते हैं। आखिरी काम ये रह जाता है कि किसी तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट को सील कर दिया जाए। इसके लिए सोवियत गवर्नमेंट एक मेटल और कंक्रीट से बने स्ट्रक्चर को तैयार करती है। नवंबर 1986 में इस स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है जिसे सैक्रोफेगस कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर रख दिया जाता है बड़ी बड़ी मशीन्स के ज़रिए। लेकिन सिर्फ 28 साल के बाद ये स्ट्रक्चर जंग की वजह से टूटने लगता है, जिसके बाद 2010 के अंदर सोवियत यूनियन अब एक नया स्ट्रक्चर बनाना शुरू करती है और इस स्ट्रक्चर को बनने में तकरीबन 9 साल लग जाते हैं। इस पर आने वाला खर्चा तकरीबन $3 बिलियन था। 2019 में स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन पूरी होती है और इसको सैक्रोफेगस के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें इस डिज़ास्टर से पैदा होने वाले इफेक्ट्स के बारे में, 2018 की यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमाके के दौरान रहने वाले पास के लोगों में तकरीबन 20,000 बच्चों में थायराइड कैंसर पाया गया, और इस थायराइड कैंसर की वजह इस ब्लास्ट से पैदा होने वाली रेडियो एक्टिव डस्ट जब घास के ऊपर सेटल करती है तो इसके अंदर मौजूद था आयोडीन 131 जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे ही गाय इस घास को खाती हैं तो इनसे पैदा होने वाले दूध के अंदर भी आयोडीन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा थी, और जब बच्चे इस दूध को कंज्यूम करते हैं तो ये आयोडीन थायराइड ग्लैंड में जाके अब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से कैंसर पैदा होता है। इसके अलावा पावर प्लांट के पास मौजूद फॉरेस्ट पर एक रेड जिंजर टेंट आ जाता है, यानी इसके पत्ते रेड कलर के हो जाते हैं। इसको अब द रेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। लास्ट में अगर बात करें इकोनॉमिकली, तो सोवियत यूनियन को इस तमाम डिज़ास्टर को कवर करने में तकरीबन $235 बिलियन लग गए। दोस्तों, ये थी चेरनोबिल डिज़ास्टर की सारी स्टोरी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।